Okay, so the first and the foremost disadvantage is it is sometimes unnecessary. देखो भाई, एक बात समझ लो, कॉस्ट अकाउंटिंग करना, उसका डेटा वगैरह रखना एक छोटी फर्म का काम नहीं है। ये वही फर्म कर सकती है जो बहुत बड़ी फर्म है, पहली बात। दूसरी बात, वो फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है, और वो जो कंपनी है उसके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर कर सकती है, पूरा डेटा रख सकती है। हर कंपनी के बस की बात नहीं है, और कभी कभी तो ये अननेसेसरी भी हो जाता है। सो ड्यू टू सच थिंग इट बिकम्स एक्सपेंसिव। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, वो खर्चार्ज, एक्सपेंसिव, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड। अच्छा, दूसरी बात, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। वाई इट इज कॉम्प्लिकेटेड? बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपको सिर्फ अकाउंटिंग की ही नॉलेज नहीं चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो उसमें फॉर्मेट ही है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पीएनएल का फॉर्मेट है, एंट्रीज है, 3 रूल है डेबिट क्रेडिट के, वो समझ लो, એટલે पूरा अकाउंटिंग आ गया उसमें। उसमें आपको और कोई नॉलेज की जरूरत है ही नहीं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में के लिए आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है, बराबर है। दूसरा, जो कॉस्ट हमें मिलता है, द कॉस्ट अराइव्ड इज नॉट एक्चुअल बट एस्टिमेटेड। ये बात तो है कि हमें जो कॉस्ट मिलता है यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग वो एक्चुअल नहीं है, दैट इज एस्टिमेटेड। एक्चुअल कॉस्ट कहाँ मिलता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है तो जरूरी नहीं कि जो हमने एस्टिमेट किया हो वही है, अपने भगवान तो है नहीं बेटा, बराबर। दूसरी बात, मोनोपोलिस्ट जो होते हैं, मोनोपोलिस्ट मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सेलर हो एंड देयर आर मेनी बायर्स, एक ही सेलर हो, मोनोपोलिस्ट हैज नो यूज ऑफ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग। मोनोपोलिस्ट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई भी यूज नहीं है, बराबर। So these are the advantages and disadvantages of cost accounting. Anyone would like to add anything, or anyone want to ask anything, or anyone want to say anything can say. यहाँ पे अपने ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस खत्म हो। कोई क्वेश्चन किसी को बेटा, यहाँ कुछ बोलना हो, कुछ ऐड करना हो, एनीबडी? तनु, you want to add something, you want to say something beta? Anyone else? No, sir. Okay, anyone else? खबर पड़ी सबको एडवांटेज डिसएडवांटेजेस? कम से कम हाँ है ना तो बोलो यार चैट बॉक्स में। यस सर। खबर पड़ी ને બધાને? હા, એટલે મને એવું લાગે કે તમે લોકો છો યાર, પછી એવું ના થાય કે હું ભણાવતો હોઉં ને તમે લોકો હો જ નહીં, એટલે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। થેન્ક યુ સર। ઓકે પ્રાપ્તિ, ઓકે, ચલો હવે આપણે આગળ વધીએ। લેટ અસ પ્રોસીડ ફર્ધર। નાउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और बकासा खाए छे बैठो बैठो हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So as you all can see over here,
આ તમને કોસ્ટ ક્લાસિફિકેશન દેખાય છે બધાને? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. Now, let me explain you the different classification of cost. સૌથી પહેલા cost નો classification છે is according to the element of cost. Element of cost માં material cost, service cost અને labor cost. પહેલા આપણે વાત કરીએ material cost. Material cost is the cost of material that are used in the production of the goods. બરાબર? ગુડ્સ ને બનાવવા માટે આપણે જે ખર્ચો કરીએ છીએ એને મટીરિયલ કોસ્ટ કહેવાય. જેમ કે મારે માસ્ક બનાવવું હોય તો માસ્ક માટે રો મટીરિયલ શું? કાપડ અને ઇલાસ્ટિક. ધીઝ આર ધ ટુ મેઇન કોમ્પોનન્ટ્સ. તો એની પાછળ કરેલો ખર્ચો એને કહેવાય આપણે મટીરિયલ કોસ્ટ. પછી નેક્સ્ટ ઇઝ સર્વિસ કોસ્ટ. સર્વિસ કોસ્ટ એટલે જે આપણે પ્રોડક્ટ બનાવ્યું, ધ પ્રોડક્ટ વી હેવ મેન્યુફેક્ચર, એને આપણે ટ્રાન્સપોર્ટ કરીશું, એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરીશું, એ બધી જ સર્વિસ પ્રોડક્ટ રિલેટેડ કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કરીશું તો એને કહેવાય સર્વિસ કોસ્ટ. અને લાસ્ટ ઇઝ લેબર કોસ્ટ. લેબર કોસ્ટ એટલે જે એને બનાવે, જેમ કે માસ્ક છે કે सैनिटाइजर છે. मास्क है तो उनको जो बनाने वाले कारीगर हैं या बनाने वाली जो मशीन है उस पर जो लोग काम करते हैं उसको जो मैं खर्चा, उनको जो मैं सैलरी वगैरह या वेजेस देता हूँ, तो दैट इज माय लेबर कॉस्ट. So the first classification is according to the element of cost. The second classification is according to the variability. उसमें एक फिक्स कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है. फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है which do not change with the change in the production. आप कितना भी प्रोडक्शन करो, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहता है. जैसे कि से फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, अगर मेरी फैक्ट्री का रेंट साल का 10 लाख रुपए है तो मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं 10 लाख रुपए मेरे को देने ही पड़े. दैट इज माय फिक्स कॉस्ट. आई कैन नॉट इग्नोर दैट पर्टिकुलर कॉस्ट. द नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट मतलब विच चेंजेस विद द चेंज इन प्रोडक्शन. जैसे कि मटेरियल, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही मटेरियल यूज होगा. लेबर कॉस्ट, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही आपको लेबर को पैसा देना पड़ेगा. बराबर. सो दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. एंड नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल क्या होता है? जैसे मान लो उसका आपको डायग्राम समझाऊं. सी, ये तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है, ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है, और जो तुम्हारा सेमी वेरिएबल होता है ना वो ऐसा होता है. लेकिन कुछ टाइम तक वो फिक्स रहता है एंड देन इट बिकम्स वेरिएबल. तो यहाँ पे देख सकते हो ये फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों का मिक्सचर है सेमी वेरिएबल. मैं आपको उसका एग्जांपल दूं तो हाँ, अपने मोबाइल फोन के बिल की बात करते हैं. आप वापरो के ना वापरो फोन को, उसका आपको भाड़ा तो देना ही पड़ता है. यू हैव टू पे द रेंट. फिर जैसे जैसे आप बात करोगे यू विल हैव टू पे अकॉर्डिंगली. लाइट का बिल ले लो, आप समझो 2 महीने घर से बाहर हो, फिर भी जो मीटर का रेंट है, एफपीपीए चार्जेस है, वो तो लगेंगे ही लगेंगे. फिर जितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना तुम्हारा बिल बढ़ता जाएगा. तो वो जो तुम्हारा मीटर रेंट और एफपीपीए वो सब चार्जेस है वो सब फिक्स कॉस्ट है. फिर તમે જેટલી વીજળી વાપરશો, જેટલી તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી વાપરશો એટલે તમારે પૈસા વધારે ચૂકવવા પડશે. એને વેરિએબલ કોસ્ટ કહેવાય. સો આઈ થિંક ધ આઈડિયા ઇઝ ક્લિયર ફોર ધ સેમી વેરિએબલ કોસ્ટ. The third is normality. According to the normality, normal cost and abnormal cost. Normal cost is the cost of producing normal products, and abnormal cost is the cost of producing or foregoing the abnormal products. જેમ કે તમને એક દાખલો આપું. से फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मैं हर रोज के 1000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, कोई भी चीज के 1000 यूनिट. अब उस 1000 में से हर रोज 10 प्रोडक्ट तो डिफेक्टिव निकलते ही निकलते हैं. सुनना ये ध्यान से. और मेरा रोज का जो खर्चा है वो 1000 रुपए है. 1000 यूनिट्स बनाने का मेरा खर्चा 1000 रुपए है, लेकिन 10 यूनिट उसमें से हमेशा डिफेक्टिव निकलते हैं. तो ये जो 1000 रुपए हैं, दैट आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर टू द 990 यूनिट्स. मतलब मेरा एक यूनिट बनाने का खर्चा 1000 डिवाइड बाय 990 करोगे तो 1 रुपए से ज्यादा होगा. मतलब 1 रुपया और 1 पैसा होगा. ये बात सुनना. तो व्हाट अबाउट द रेस्ट 10 एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स? उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा? और काम करना पड़ेगा.
उनको एबनॉर्मल में से नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो उन एबनॉर्मल को नॉर्मल बनाने के पीछे का जो खर्चा है उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। और उसका जो पैसा, उसका जो प्राइस होगा वो 1 रुपए 1 पैसे से ज्यादा ही होगा, बिकॉज उसको आप डिफेक्टिव में से क्या बना रहे हैं, वो नॉन डिफेक्टिव बना रहे हैं, बराबर। सो नॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल प्रोडक्ट, बराबर, एंड एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द एबनॉर्मल गुड्स इनटू नॉर्मल गुड्स। ठीक है। All right, let us proceed. The next is according to the traceability. According to the traceability, there are direct cost and indirect cost. Direct cost are traceable, indirect cost are not traceable. अभी traceable, untraceable क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मास्क बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें मटेरियल, इलास्टिक, ये सब क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, बिकॉज दे आर ट्रेसेबल, दिख रहे हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो उस मास्क में नहीं दिख रहे। अच्छा, मास्क में क्या नहीं दिख रहा, मास्क में मुझे वो फैक्ट्री के अंदर जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी नहीं दिख रही, और मैंने पे की है क्योंकि उसका काम सुपरवाइज करने का था, बराबर है। तो जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में किए गए हैं, जो दिख नहीं रहे, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। ओके, आफ्टर दैट, according to the planning and control, the fifth one is according to the planning and control. The first is budgeted cost and another is standard cost. Budgeted cost का मतलब होता है estimated cost, जो cost हम अंदाजा लगाते हैं कि इतना होगा। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, ये नॉर्मली लास्ट ईयर का खर्चा होता है, जिसको हम करंट ईयर में क्या ले लेते हैं, स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि भाई लास्ट ईयर मारो खर्चो 1 लाख रुपया થયું હતું, તો હવે 1 લાખ જ થવું જોઈએ કે એનાથી ઓછું થવું જોઈએ, જો વધારે થાય તો કેમ થયું એના કારણો જાણવા પડે। તો સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ is a one kind of planning and controllable cost. So budgeted and standard cost is the type of cost according to planning and control. The sixth one is according to the function. उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप लोगों ने कॉस्ट शीट देखी है, कॉस्ट शीट એટલે पत्रक, उसमें सबसे पहले मटेरियल ऐड होता है, सारे मटेरियल, उसके बाद ऐड होता है लेबर उसको बनाने के लिए। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमें मिलता है सीओपी नहीं, हमें मिलता है प्रोडक्शन कॉस्ट, पीसी। फिर इस प्रोडक्शन कॉस्ट में जब हम ऑफिस एक्सपेंस ऐड करते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, तो हमें मिलता है एसी, एयर कंडीशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। फिर जब इस एडमिनिस्ट्रेटिव में हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड करते हैं, बराबर, तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी, ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट है। फिर इसमें R&D का खर्चा भी ऐड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तो मुझे मिलता है टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, जो चाहिए ही चाहिए, जैसे मटेरियल है, लेबर है। फिर ये मटेरियल लेबर ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बेचने के लिए ऑफिस एक्सपेंस मतलब जैसे मान लो कि स्टेशनरी का खर्चा है, मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उनका सैलरी है, ये सबको ऑफिस एक्सपेंस बोलेंगे, इंश्योरेंस लिया, वो सब ऑफिस एक्सपेंस है। फिर ये प्रोडक्ट बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बेचने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा करते हैं, क्योंकि हम मान लो अगर अहमदाबाद में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मुझे पूरे इंडिया में उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो मेरा कौन सा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किया तो वो मेरा सेलिंग एक्सपेंस हो गया। ये सारे खर्चे ऐड करने के बाद मुझे मिलता है सीओपी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज क्लियर टू यू, सेलिंग कॉस्ट इज क्लियर टू यू, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज क्लियर टू यू। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मुझे मेरे प्रोडक्ट को अपडेट करना है, तो उसको अपडेट करने के लिए, उसको नयापन, उसमें कुछ नयापन लाने के लिए जो रिसर्च और डेवलपमेंट के पीछे खर्चा किया जाता है उसे हम कहते हैं R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट।
The seventh type of cost is according to the controllability, controllable cost and uncontrollable cost. नाम से ही you can say controllable cost यानी वो cost जिसे हम control कर सकते हैं, मतलब जिसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे कि मटेरियल हुआ, लेबर हुआ, ये हमारे हाथ में है. अनकंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि फिक्स कॉस्ट. ऑल फिक्स कॉस्ट आर नॉर्मली अनकंट्रोलेबल. द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द टाइम. उसमें है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट हम ऑलरेडी इंकर कर चुके हैं पास्ट में, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट. इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था. एंड द नेक्स्ट इज प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट. प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट आर लाइक स्टैंडर्ड कॉस्ट. पहले से ही निर्धारित किया जाता है कि मटेरियल का खर्चा 10 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए. इट इज कॉल्ड प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट. And the last type of costing is according to different managerial decision. Marginal cost. Marginal cost मतलब the cost of producing one extra unit. Differential cost. Differential cost मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज करने से या तो कॉस्ट बढ़ जाता है या तो तुम्हारा जो कॉस्ट है वो घट जाता है. तो ये कॉस्ट बढ़ना घटना उसे कहते हैं हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मान लो मेरे पास 1000 रुपया है. अब वो 1000 रुपए के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मेरे बिजनेस में लगाऊं या तो मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट करके मैं उसमें से इंटरेस्ट अर्न करूं. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ द फॉरगोन ऑल्टरनेटिव. जिस ऑल्टरनेटिव को हम छोड़ देते हैं उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब मान लो कि ये जो 1000 रुपए है मैंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट की, इसका मतलब कहीं और इन्वेस्ट करने से जो मुझे ब्याज मिलता है उसको मैं फॉरगो करता हूं, उसको मैंने छोड़ दिया, तो उसे हम कहेंगे उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट. द नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ प्रोडक्ट. बराबर, अगर मुझे कोई एसेट रिप्लेस करना है तो उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, उसको रिप्लेस करने के पीछे का जो खर्चा होता है उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट. द नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट. इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है मगर वो दिखता नहीं है. इम्प्यूटेड मतलब उसको क्या कहते हैं हम, इट इज कंप्लीटली नॉट विजिबल. जैसे कि मान लो कि कोई अच्छा मैनेजर जॉब छोड़ के चला गया या उसकी डेथ हो गया, रिटायर हो गया, तो उसकी वजह से जो हमारा उसने है ना पूरा फैक्ट्री संभाला हुआ था, लेकिन उसके जाने के बाद थोड़ा कॉस्टिंग सिस्टम ढीला पड़ गया और हमारा कॉस्ट बढ़ गया, तो उसे इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं. वो उसके जाने से हुआ मगर उसको हम उसकी हम वैल्यू नहीं निर्धारित कर सकते. वो कितना उसके जाने का हमें क्या नुकसान हुआ, दैट वी कैन नॉट इवैल्यूएट बिकॉज इट इज इन क्वालिटेटिव टर्म, नॉट इन द क्वांटिटेटिव टर्म. And the last one is sunk cost. Sunk cost यानी डूबी हुई पड़तर, डूबेली पड़तर. अब उसको हम रिवाइव नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं sunk cost. So ये था हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन. बराबर, इसमें से तुमको है ना शॉर्ट क्वेश्चंस दे विल आस्क यू कि भाई explain costing according to element, explain cost according to variability, explain cost according to normality. ऐसे आपको अलग अलग चीजें वो लोग बनाकर पूछ सकते हैं. Now we have 5 minutes with us. I open this lecture for 5 minutes for the questions. Yes, you can ask me any questions. Yes, come on fast. Any questions to anybody? कोई ना कोई पूछ है. हेलो, ए भाई हो के गए? Yes, sir, we are there. है सर, है. हाँ, ओके, मैं घबरा गया यार. मैं कहा काम, मुझे लगा मैं अकेले ही पढ़ा रहा था अपने आप को. नहीं सर, है. सो ना सब लोग, गुड, चलो थैंक यू. नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट सिखाओ ना सर. ओके प्रियंका, बेटा नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है? मैं अगर उसकी डेफिनेशन आपको दूं तो नॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉर्मल गुड्स और द गुड्स विच आर रेडी फॉर द सेल.
abnormal cost is the cost which is incurred for converting that abnormal goods to normal goods so that they are saleable. मैं रोज 1000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं बेटा, सपोज से फॉर एग्जांपल मैं रोज 1000 मास्क बनाता हूं, उसमें से 10 मास्क ऐसे होते हैं जिसमें कुछ छेद होता है, या इलास्टिक प्रॉपर नहीं डली होती है, या इलास्टिक टूटी हुई होती है, या उसका मटेरियल ठीक से स्ट्रेचेबल नहीं होता है। तो जो 990 मास्क हैं उनको तो मैं बेच देता हूं क्योंकि वो नॉर्मल है, लेकिन जो एबनॉर्मल है, अब जो बाकी के 10 मास्क बचे उनके पीछे मुझे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, और वो खर्चा करने से उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो वो जो खर्चा बढ़ा उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है प्रियंका? सर 7 पॉइंट कौन सा है भाई? कंट्रोलेबिलिटी। ना, कंट्रोलेबिलिटी में क्या होता है, दो तरह के कॉस्ट होते हैं। एक जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जैसे कि मटेरियल, तो वो हमारे हाथ में है, कितना करना है। लेबर हमारे हाथ में है, फैक्ट्री का रेंट हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड है। आप प्रोडक्शन करो या ना करो, दैट यू हैव टू डू, तो इट इज अनकंट्रोलेबल। तो जो कॉस्ट को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है वो कंट्रोलेबल है, जिस कॉस्ट को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है वो अनकंट्रोलेबल है। त्रिवेणी क्लियर बेटा? रविचंद्र पूछ रहे हैं सर नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस कौन बारे करता है? कौन बारे, अच्छा कौन बेयर करता है? नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कौन बेयर करता है? नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कौन बेयर करेगा? प्रोडक्ट बेयर करेगा, उसका खर्चा बेयर करेगा। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस जब भी होगा किसी भी प्रोडक्ट में, तो उससे उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है दैट विल इंक्रीज। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के बारे में डिटेल में हम लोग है ना प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से रविचंद्र। धनलक्ष्मी इज आस्किंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेटा डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जैसे कि मटेरियल, लेबर। मास्क बनाने के लिए तुम्हारा कपड़ा और इलास्टिक, दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट, और उसको बनाने की किया गया लेबर, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन फैक्ट्री में जो मैनेजर रखा है, मैनेजर जो ये प्रोडक्शन का ध्यान रख रहा है, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, सो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है उसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रियंका सेज थैंक यू सर, वेलकम बेटा। विशाल मकवाना इज आस्किंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी एक ऐसा कॉस्ट जो लास्ट ईयर आपने किया होता है या कुछ सालों में आपने किया होता है, वो आपका स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि મારે 80% તો લાવવા જ છે, તો 80% શું થઈ ગયું? મારું સ્ટાન્ડર્ડ થઈ ગયું। હવે એનથી વધારે આવે અને ઓછા આવે, વધારે આવે તો બહુ સારું કહેવાય, ઓછું આવે તો સારું ના કહેવાય। તો સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ શું હોય? એક તમે પહેલાથી તમારું એક લાઈન દોરી દો કે મારે આના ઉપરથી મારો ખર્ચો ના જવો જોઈએ। જો આનાથી ઉપર મારો ખર્ચો ગયો તો એ સારું ના કહેવાય, ઓછું થયું તો સારું કહેવાય, પણ વધારે ના જવું જોઈએ, તો એને સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય। स्टैंडर्ड इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा आप खींच देते हो इसमें आप ये देखते हो कि इससे ऊपर मेरा कॉस्ट नहीं जाना चाहिए। इन्हें विशाल बेटा इन्हें कहेवाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। त्रिवेणी सेड यस सर, थैंक यू, वेलकम बेटा। निधि इज आस्किंग डिसएडवांटेज માં लास्ट पॉइंट मोनोपोलिस्ट वाળો समझाओ सर। मोनोपोलिस्ट में केવું છે बेटा? जो कॉस्ट एकाउंटिंग मोनोपोलिस्ट ने ना लागू पड़े, જેમ કે इंडियन रेलवेज। હવે इंडियन रेलवे શું कॉस्ट एकाउंटिंग કરવાની है? એ એકલી જ છે, એ જે કોસ્ટ ડિસાઈડ કરશે, એ જે સેલિંગ પ્રાઇસ ડિસાઈડ કરશે ટિકિટની, એ બધાને એક્સેપ્ટ કરવું જ પડશે। ચલો જો કે ઇન્ડિયન રેલવે તો ગવર્મેન્ટ છે એટલે ગવર્મેન્ટ આટલા બધા પૈસા ના લે, પણ જે માર્કેટમાં મોનોપોલી હોય, તમે એકલા જ સેલર હો, સમજો એક વસ્તુ, હું એકલો જ સેલર હોઉં તો હું ગમે તે પ્રાઇસ મૂકીશ, લોકો આપવાના જ છે। ભલે મારી પડતર કે મારી કોસ્ટ 10 રૂપીસ હશે, હું એને લાખ રૂપિયામાં વેચીશ તો લોકો મને આપવાના, because I am a monopolist। तो फॉर मोनोपोलिस्ट कॉस्ट एकाउंटिंग नो कोई यूज નથી। ओके, क्लियर છે નિધિ? ओके, प्रिया इज आस्किंग सर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट डिसीजन में फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट सिखाओ। ओके, मैनेजमेंट डिसीजन में શું છે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ જોઈ લઈએ આપણે।
ઓકે બેટા ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે એમાં માર્જિનલ કોસ્ટ. માર્જિનલ કોસ્ટ નો મતલબ છે ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ વન એક્સ્ટ્રા યુનિટ, એને માર્જિનલ કહેવાય. માર્જિનલ એટલે તમે એક યુનિટ થી તમારી પ્રોડક્શન કે સેલ વધારો તો એના ઉપર એની તમારી કોસ્ટ ઉપર તમારી પડતર ઉપર શું અસર થાય એને માર્જિનલ કહેવાય. માર્જિનલ એટલે માર્જિન થી ઉપર, એટલે તમે જે પ્રોડક્શન કર્યો એનાથી એક વસ્તુ ઉપર. આખો ચેપ્ટર છે વિલ સ્ટડી ઇન નેક્સ્ટ સેમેસ્ટર. તું ખાલી આટલું યાદ રાખ અત્યારે, માર્જિનલ કોસ્ટ એટલે વેરિયેબલ કોસ્ટ, ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ વન એડિશનલ ઓર વન એક્સ્ટ્રા યુનિટ. ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ. ડિફરન્શિયલ કોસ્ટમાં શું હોય બેટા? ડિફરન્શિયલ કોસ્ટમાં અમુક વાર શું હોય, અમુક પદ્ધતિ કરવાથી, અમુક મેથોડોલોજી કરવાથી કાં તો એનો કોસ્ટ વધી જાય કાં તો એનો કોસ્ટ ઘટી જાય, એને કહેવાય ડિફરન્શિયલ. ડિફરન્શિયલ કોસ્ટ આર ઓફ ટુ ટાઈપ્સ, ઇન્ક્રીમેન્ટલ કોસ્ટ ઓર ડિક્રીમેન્ટલ કોસ્ટ. ઇન્ક્રીમેન્ટલ એટલે કોઈ પદ્ધતિ લાવવાથી જો તમારી પડતર વધે તો એને ઇન્ક્રીમેન્ટલ કહેવાય, અને જો કોઈ પદ્ધતિ લાવવાથી તમારી કોસ્ટ ઘટે તો એને ડિક્રીમેન્ટલ કહેવાય. તો કોસ્ટની વધઘટ થવી, ડિફરન્સ આવવું, એને કહેવાય ડિફરન્શિયલ કોસ્ટિંગ. ક્લિયર છે પ્રિયા બેટા? બોલો, બીજા કોઈને કંઈ પૂછવું છે? 10:50 થઈ ગઈ છે બેટા. હું પહેલા અટેન્ડન્સ ડાઉનલોડ કરી લઉં એટલે આપણું એક ક્લિયર થઈ જાય કે તમે લોકો હાજર છો અને મેં લેક્ચર લીધું છે. સો ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓલરાઈટ, ચલો આવી ગઈ તમારી અટેન્ડન્સ મારી પાસે. યસ, બોલો. હવે કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો એની ક્વેશ્ચન્સ? સર, મોનોપોલિસ્ટ એટલે ઇજારો ને બેટા? એક સાચી વસ્તુ કોઈ ફાવતું તો કોઈને ખબર હોય તો કહેજો ને ભાઈ, મોનોપોલિસ્ટ એટલે ઇજારો કહેવાય? Yes, sir. હેલો, Yes, sir. બેટા થોડી પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ. દેર ઇઝ સમ પ્રોબ્લેમ. વેટ કરજો, જતા નહીં કોઈ બી બેટા. ઓકે, ડન ડન ડન. ચલો, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. ઓલરાઈટ, બીજા કોઈને કંઈ પૂછવું છે હવે? એનીથિંગ એલ્સ? ઓલરાઈટ ધેન, સો લેટ અસ હેંગ અપ. Thank you everybody for joining the meeting, and thank you for listening patiently, and I hope all the queries are solved. હજી પણ કોઈ ક્વેરી હોય તો બેટા તમે લોકો ચેટમાં મને પૂછી શકો છો. અહીંયા હું મીટિંગ એન્ડ કરું છું. થેન્ક યુ એવરીબડી. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ ગુડ ડે. ટેક કેર. સ્ટે હોમ. સ્ટે સેફ. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. બાય Thanks, sir. બાય. Bye, bye, sir.